हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 2 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सजीव जगत में विविधता। जैसे कि पाठ का नाम है सजीव जगत में विविधता, यानी जो सजीव होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो जीवित प्राणी होते हैं वो होते हैं सजीव, पौधे जैसे कि, और जीव जंतु ये होते हैं सजीव। और सजीव जगत, सजीवों का जगत, सजीवों का संसार, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को मिलाकर बनता है सजीव जगत, सजीवों का संसार। और इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। जो सजीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हम इस पाठ में सजीवों के संसार में जो विविधताएं हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। कुछ जीव जंतु जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, कुछ पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनमें अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें अलग विशेषताएं होती हैं। और इस तरह की अलग विशेषताओं के कारण सजीवों का जो संसार है, सजीव जगत है, उनमें विविधता पाई जाती है, अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस पाठ में हम सजीव जगत में जो विविधताएं होती हैं उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये एक संस्कृत का श्लोक दे रखा है। इसका अर्थ है बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, बड़े वृक्ष जो होते हैं वो दूसरों को तो छाया देते हैं, लेकिन स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। अब पेड़ पौधे तो फल खुद नहीं खाते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। जैसे बड़े वृक्ष होते हैं वो फलों से लदे रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को फल देते हैं, वो अपने लिए नहीं रखते हैं। उसी प्रकार जो अच्छे मनुष्य होते हैं वे स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। तो हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। कल वर्षा हुई थी तो उसके बाद जो सुबह है वो सुहावनी है, उससे मौसम अच्छा हो गया है और जो सुबह है वो सुहावनी हो गई है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। जो विज्ञान की टीचर है सुलेखा, उन्होंने विद्यालय में प्रकृति की सैर को अच्छा बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया। विद्यालय में प्रकृति की सैर मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी सैर करना चाहती थी। जो विद्यालय में प्रकृति है उसकी सैर करने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया। डॉक्टर रघु को क्यों बुलाया? डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं, तो वे प्रकृति के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। तो उन्होंने विद्यालय के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो इन दोनों को जो विज्ञान की टीचर है उन्होंने इनवाइट किया। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। मनीराम चाचा जो हैं वो पक्षियों की ध्वनि की नकल कर सकते हैं, पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। जो मनीराम चाचा हैं वो विभिन्न प्रकार के पौधों की भी पहचान कर सकते हैं और जंतु की भी पहचान कर सकते हैं। तो उन्हें पता है कि ये पौधा कौन सा है और ये जंतु कौन सा है। तो इसलिए मनीराम चाचा का साथ रहना भी इनके लिए सही होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए जो विज्ञान की टीचर है उन्होंने मनीराम चाचा को भी आमंत्रित किया। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। देखिए, जो ये सैर कर रहे हैं, प्रकृति की सैर के लिए जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर रघु ने ये बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना, कि प्रकृति में जो पौधे हैं और जंतु हैं, कितने सुंदर सुंदर पौधे और जंतु हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हैं, तो उनका
कैसा अनुभव है उनका अनुभव करना इस प्रकृति की सैर का उद्देश्य है। मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में जानना, उनकी सुंदरता का अनुभव करना और उनकी विविधता का अनुभव करना, ये है प्रकृति की सैर का उद्देश्य। वे विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता को देखना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए प्रकृति की सैर के लिए जाने का प्लान बनता है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। भाई कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो उत्साहित हो ही जाते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। शिक्षिका ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने साथ नोटबुक लेकर चलें, पेन लेकर चलें और पानी की बोतल लेकर चलें। नोटबुक और पेन इसलिए क्योंकि जो भी जानकारी उन्हें मिलेगी या फिर जो भी नया लगेगा वो अपने साथ नोट करते रहें, और पानी की बोतल इसलिए कि कहीं बीच में प्यास लगे तो पानी पी लें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी प्रकृति की सैर के लिए जाते हैं तो आसपास में जो पौधे दिखाई देते हैं या जंतु दिखाई देते हैं उनकी खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। कहीं पर अरे ये पौधा देखो, ये वो वाला पौधा है, ये वो वाला पौधा है, ये जंतु देखो, ये बंदर है, ये खरगोश है, इस टाइप से पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। देखिए उद्यान में बहुत तरह के पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें जो फूल हैं उनकी भी सुगंध अलग होती है, और जो प्रकृति है मतलब पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं तो उनकी भी गंध विविध प्रकार की होती है। तो डॉक्टर रघु कहते हैं कि इस गंध को महसूस कीजिए, कितनी तरह की खुशबू आ रही है, इसको महसूस कीजिए। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। जो सभी जीवित प्राणी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और छेड़छाड़ न करते हुए उनको देखें, उनका अवलोकन करें, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये होता है अवलोकन करना। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। मनीराम चाचा कहते हैं कि पौधों और जंतुओं को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उनकी जो ध्वनियाँ हैं, वो जो आवाज़ें करते हैं, उनकी विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विभिन्न प्रकार के पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, और जो जीव जंतु हैं वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, तो उन ध्वनियों को भी सुने। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, उनकी आवाज़ों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं और पौधों में घास, झाड़ियाँ और बड़े बड़े वृक्ष भी शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे देखते हैं कि पेड़ पौधों पर, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं और तितलियां मंडराती हैं, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर बंदर कूदते हैं, उनका भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। जो विज्ञान की शिक्षिका हैं उन्होंने कहा था नोटबुक और पेन लेकर चलना। नोटबुक और पेन किस लिए लेकर चलना था कि वो जो अवलोकन करते हैं, जो भी वो देखते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, वे सब नोटबुक में लिखने हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये सब जो अवलोकन करते हैं वे अपनी नोटबुक में लिखते रहते हैं, और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं, और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में पूछते रहते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। जंगल में विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं और सभी की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, सभी की चहचहाट अलग अलग होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। तो यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है कि सभी पक्षियों की चहचहाट अलग होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु कहते हैं मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ पक्षियों की आवाज़ों की नकल कीजिए,
मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं और उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। क्या आपने अपने आसपास के पेड़ पौधों का अवलोकन किया है, जीव जंतुओं का अवलोकन किया है? हाँ, ज़रूर किया है। अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो वो जो अवलोकन आपने किए हैं वो अपने मित्रों से और अपने शिक्षक के साथ शेयर कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। प्रत्येक पक्षी अलग तरह से आवाज़ें निकालता है, अलग अलग तरह से चहचहाट करते हैं। कलरव का मतलब होता है चहचहाट। तो ये कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी अलग अलग तरीके से चहचहाता है। तो यह एक प्रकृति में एक विविधता का उदाहरण है। 2.1 हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। तो देखिए, हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता क्या है? हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनमें क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं जिनसे पौधे और जंतु विविध प्रकार के पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 2.1 है, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। अपने शिक्षक के साथ विद्यालय के उद्यान में जाएं, विद्यालय के बगीचे में जाएं या फिर आसपास के किसी बगीचे में जाएं और प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। मतलब वहाँ की सैर करें। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों या अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। जब प्रकृति की सैर करते हैं, मतलब बगीचे में घूमते हैं, तो वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं या पक्षी पाए जाते हैं या अन्य जंतु पाए जाते हैं, तो उनका अवलोकन करें। उनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो अपने नोटबुक में नोट करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें। साथ ही यह भी अंकित करें कि उस समय मौसम कैसा था, गर्म मौसम था या ठंडा मौसम था या तेज़ हवाएं चल रही थी, यह भी लिखें। जब आप घूमने गए थे उस समय कैसा मौसम था, यह भी लिखें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों, फूलों को भी एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें, फूलों को और पत्तियों को ना तोड़ें, इससे प्रकृति नष्ट होती है। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। मतलब ये देखें कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके तने कैसे हैं, उनकी पत्तियाँ कैसी हैं, उनके फूल कैसे हैं, या कोई अन्य रोचक जानकारी अगर आपने अवलोकन किया है तो अन्य रोचक जानकारी जो आपको प्राप्त हुई है वो जो तालिका 2.1 है उसमें खाली स्थान दे रखे हैं, उनमें अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 के में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये देखिए, चित्र 2.1 है, कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। यहाँ पर देखिए घास है, घास छोटी सी है, ये तुलसी है और ये है गुड़हल। जो घास है उसकी पत्तियाँ देखिए कैसी हैं, ऐसी सीधी सीधी, और जो तुलसी है उसकी पत्तियाँ ऐसी हैं, बीच में से ऐसी हैं और ये ऐसी ऐसी। और गुड़हल की पत्तियाँ देखिए ऐसी हैं, गुड़हल की पत्तियाँ भी ऐसी हैं और गुड़हल पर फूल लगा हुआ है, लाल रंग का एक सुंदर सा फूल लगा हुआ है। यहाँ इस पर नहीं लगा हुआ है, इस पर भी नहीं लगा हुआ। देखिए कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताएं। तो देखिए इसमें अलग विशेषता है, इसकी पत्तियाँ ऐसी हैं और इसकी जड़ें भी ऐसी हैं और इसकी पत्तियाँ ऐसी हैं, इस पर फूल नहीं है, इस पर देखिए कितना बड़ा फूल है सुंदर सा। तो इनमें देखिए अलग अलग विशेषताएं हैं। तालिका 2.1 में हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। तो यहाँ पर तालिका 2.1 है, तो यहाँ पर ये जो तालिका है इसमें कुछ तो भर दिया है, जैसे कि क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये इसमें क्रम संख्या लिख रखी है। स्थानीय नाम, सामान्य घास, तुलसी, गुड़हल, नीम, ये लिख दिया है। अब जो घास का तना कोमल और पतला होता है। यहाँ पर देखिए ये घास का तना कोमल और पतला है, आराम से टूट जाता है। तुलसी का जो तना होता है कठोर होता है लेकिन पतला होता है। जो गुड़हल का उसका तना कठोर होता है और नीम का तना कठोर और मोटा होता है। अब हम पत्तियां अगर देखते हैं तो पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास देखेंगे।
सामान्य घास, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। मतलब घास है उसकी पत्ती इस तरह की होती है, ऐसी इस तरह की जो पत्तियां होती हैं वो उसको बोलते हैं एकांतरी रूप, मतलब समांतर शिराविन्यास। ये देखिए, विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। इसी तरह से यहाँ से एक पत्ता यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है, यहाँ से एक पत्ता ऐसे निकलता है, घास का पत्ता। तो घास की जो पत्तियां हैं, तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। यहाँ से एक ही पत्ता निकला है, ये यहाँ से एक पत्ता निकला है, यहाँ से एक पत्ता निकला है। और तुलसी की जो पत्तियां हैं जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। तुलसी की जो पत्तियां हैं वो जोड़ी से निकलती, देखिए ये इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। उसके बाद जो गुड़हल है, गुड़हल में जो ये पत्तियां हैं ये बड़ी होती हैं, थोड़ी तुलसी से बड़ी होती हैं और इस तरह की होती हैं। इस तरह की होती हैं, थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर होता है इसमें। उसके बाद नीम की जो पत्तियां थोड़ी छोटी होती हैं और ऐसे कटी कटी सी होती हैं। इस तरह से। और अन्य यहाँ पर कोई भी पौधे का नाम लिख सकते हैं हम, या पीपल, बरगद वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फूल, घास में फूल नहीं देखे हैं। तुलसी के फूल जो गुलाबी बैंगनी होते हैं, गुड़हल का फूल जो है वो लाल होता है, लाल या फिर गहरा पिंक कलर का होता है। नीम जो होता है उसमें फूल नहीं होता है। और अन्य जो लिखेंगे उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएँ, देखिए सामान्य घास की हरी पत्तियाँ होती हैं, तुलसी की भी हरी पत्तियाँ होती हैं और बैंगनी पत्तियाँ भी होती हैं। गुड़हल का फूल जो उसकी हरी और पीली पीली सी पत्तियाँ होती हैं। नीम की चिकनी सतह वाली पत्तियाँ होती हैं। अन्य के बारे में यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 2 3 4 पौधों को देखा है और 4 पौधों में इतनी तरह की अलग अलग विशेषताएं, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसी तरह से ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है। इस तरह से देखिए कितनी सारी हमने विशेषताएं देखी हैं जो कि अलग पौधे में अलग तरह की विशेषताएं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं, विभिन्न पौधों में विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं, उनसे ही विविधता उत्पन्न होती है, उनसे ही ये विविध प्रकार के होते हैं। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि लंबा या छोटा, मतलब पौधा या तो लंबा होगा या छोटा होगा, कठोर या कोमल तना होगा। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां या तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, वे जो पत्तियां होती हैं उनकी आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, या जो तना होता है उन पर पत्तियों का अभिविन्यास, मतलब ये जो तना है इसके साथ यहाँ पर ये पत्तियां ऐसे जुड़ी होती हैं और यहाँ पर ऐसी भी जुड़ी हो सकती हैं और ऐसी जुड़ी हो सकती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसी जुड़ी हो सकती हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये पत्तियाँ ऐसी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर पूरी एक पत्ती होगी बस। तो ये हो गया तने पर पत्तियों का अभिविन्यास। फूलों के रंग, आकार, सुगंध, इनमें भिन्नता होती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए किसी का तना छोटा या कठोर हो सकता है या किसी का कोमल हो सकता है। पत्तियों की आकृतियाँ भी भिन्न होती हैं और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास भी भिन्न होता है। फूलों के रंग और आकार और सुगंध भी अलग अलग होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के पौधों में विशेषताएं विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। अब सैर के समय देखे गए या अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतु की एक सूची बनाइए। सैर के समय कौन कौन से जंतु देखे आपने, या उससे पहले भी आपने कौन कौन से जंतु अभी तक देखे हैं, उनकी सूची बनाइए और उनके रहने के स्थान के बारे में लिखिए। उनके भोजन के बारे में लिखिए, वो क्या क्या खाते हैं, वो किस प्रकार गति करते हैं, किस प्रकार चलते फिरते हैं, किस प्रकार घूमते हैं, उछलते कूदते हैं। तो ये उनके गति के प्रकार लिखिए और दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। यहाँ पर देखिए एक तालिका दे रखी है, हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। यहाँ पर देखिए पौधों के बारे में लिखा था, पौधों का अवलोकन किया था, और यहाँ पर जंतुओं के बारे में। तो देखिए जैसे कौवा है, उसके रहने का स्थान है वृक्ष, भोजन क्या खाता है, कीट खाता है, गति का प्रकार मतलब वो उड़ता है और चलता है। अन्य कोई अवलोकन, उसकी चोंच में टहनी लिए हुए है। उसके बाद चींटी मिट्टी एवं बिलों में रहती है,
भोजन क्या खाती है? पत्तियाँ, बीज और कीट खाती है। और चींटी चलती है और उसके 6 पैर होते हैं, 6 पाद होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। गाय जो है उनके रहने का स्थान जमीन पर रहती है वो। और भोजन घास और पत्तियाँ खाती है। गति के प्रकार 4 पैरों से वो चलती है। और अन्य कोई विशेषता, वह घास खाती है या जुगाली करती है, ये भी लिख सकते हैं। अन्य यहाँ पर और भी बंदर वगैरह लिखते हैं, कुत्ता वगैरह लिख सकते हैं, बिल्ली वगैरह लिख सकते हैं, उनकी विशेषता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 जंतु के बारे में लिखा है, 3 जंतु का अवलोकन किया और यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए कितनी सारी विशेषताएं इनमें, तीनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। और इन अलग अलग विशेषताओं के कारण ही इन जंतुओं में विविधता है। मतलब ये अलग तरीका का है, ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीका का है, ये अलग तरीके का है। तो ये विभिन्न विशेषताओं के कारण विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं वो विविध प्रकार के पाए जाते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर देखिए समानताएं क्या है? चींटी है, ये चलती है। गाय जो है वो भी चलती है, लेकिन चींटी जो है वो उसके 6 पैर होते हैं, वो 6 पैरों से चलती है। और गाय जो है वो 4 पैरों से चलती है। चींटी छोटी सी होती है, गाय बड़ी होती है। गाय घास खाती है। तो इस तरह से इनमें समानताएं भी हैं और विभिन्नताएं भी हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि अन्य वृक्षों पर रहते हैं। एक विभिन्नता ये होगी, कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं। मेंढक जैसे कुछ जीव भूमि पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता पाई जाती है। ये विविधता है कि जीव कहाँ पर रहते हैं, और ये विविधता है कि उनके द्वारा जो भोजन खाया जाता है या वो किस प्रकार से चलते हैं, उनमें भी विविधता पाई जाती है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं और आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के फूलों, पत्तों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। मतलब आपके द्वारा जो विभिन्न पौधों के पत्ते आपने इकट्ठे किए हैं या फूल इकट्ठे किए हैं या जीव जंतु के पंख इकट्ठे किए हैं, उनके लिए एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण को अवलोकन कीजिए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा कीजिए। विद्यालय में आते जाते हैं तो अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और वहाँ पर अगर आपको कोई पेड़ पौधे दिखाई देते हैं या जंतु दिखाई देते हैं तो उनको देखने की चेष्टा कीजिए और उनका अवलोकन कीजिए। ऐसे किसी भी पौधे या जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 या 2.2 में नहीं लिखा था। क्रियाकलाप 2.2 है, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिनका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्यामपट्ट पर बना सकते हैं। मतलब 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे के बारे में सोचें या एक जंतु के बारे में सोचें जो आपको सबसे अच्छा लगता है और सबसे अच्छी तरह से आपने उसका अवलोकन किया है। फिर उसका चित्र श्यामपट्ट पर भी बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, किसी ने ये बनाया है, किसी ने ये बनाया है, किसी ने ये बनाया है, किसी ने ये बनाया है। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे ने अलग अलग तरह का पौधा बनाया है, किसी ने अलग जंतु बनाया है। तो ये विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो ये देखिए, पौधे और जंतु ये अलग अलग प्रकार के हैं। इनमें कितनी सारी विभिन्नताएं हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। इनमें कितनी तरह की विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के कारण इनमें विविधताएं हैं। मतलब ये अलग अलग प्रकार के हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? जितने बच्चे हैं उतने चित्र बनाए गए हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पेड़ पौधे और जंतु हो सकते हैं? हाँ, श्यामपट्ट पर जितने पेड़ पौधे या जंतु बनाए हैं उनसे भी बहुत ही ज़्यादा लाखों तरह के विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है। इतनी देर तक हम विभिन्नताएं पढ़ रहे हैं, विविधताएं पढ़ रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में देखिए यहाँ पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे तथा जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है।
मतलब किसी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी विविधता मतलब उसमें जो डिफरेंस होता है, उनमें अलग विशेषताएं होती हैं, वे उस क्षेत्र की जैव विविधता का ही हिस्सा होते हैं। जैव विविधता क्या होती है कि जीवों में विभिन्नता। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन या आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। देखिए, अलग अलग तरह की जो जैव विविधता है उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। जैसे पेड़ जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और जंतु भी रहते हैं, और उनसे भोजन भी मिलता है और आश्रय भी मिलता है, मतलब रहने की जगह भी मिलती है। और फिर उसके बदले जंतु, मान लीजिए कोई भी जंतु फल खाता है, वह उछल कूद करता रहता है और उसके बीजों को कहीं पर भी फैला देता है। तो इस तरह से जंतु फल खाने के बाद बीजों को फैलाने में भी सहायता करते हैं। और कुछ जंतु फलों को खाते हैं और कहीं पर भी गोबर कर देते हैं, लीद कर देते हैं, तो उनसे भी उनके जो बीज हैं उस गोबर में आ जाते हैं और कहीं पर भी बीज फैलाने में इस तरह से सहायता करते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए, जो पौधे हैं वो पक्षियों और जंतुओं को भोजन और रहने की जगह देते हैं, और जो जंतु होते हैं, जंतु वो पेड़ पौधों के बीजों को फैलाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अकेले जो पौधे होंगे वे भी नहीं रह सकते और अकेले जीव जंतु भी नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखिए, हम अपनी नोटबुक को अलग रख लेते हैं, पुस्तकों को अलग रख लेते हैं उनके साइज के हिसाब से। क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते में अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? हाँ। देखिए, अपने बस्ते में अगर हम नोटबुक रखते हैं और पुस्तकों को रखते हैं तो ऐसे मिक्स करके नहीं रखते। या तो हम जो बड़ी पुस्तकें हैं वो नीचे रखेंगे, उसके बाद नोटबुक्स रखेंगे। इस तरह से हमारा जो बस्ता है वो व्यवस्थित रहता है, सही ढंग से व्यवस्थित रहता है, और इससे हमें पुस्तक या नोटबुक निकालने में आसानी होती है। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने विविध प्रकार के पौधे और जंतु के बारे में पढ़ा है कि हमारे आसपास में पौधे और जंतु विविध प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं और इससे उनमें विविधता पाई जाती है, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में भी सीखा है। हम उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाते हैं? या तो उनकी समानता के हिसाब से बना सकते हैं या उनकी विभिन्नताओं के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पौधा छोटा है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, और कोई ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, बीच का है, तो ये तो होगी उनके बीच में विभिन्नताएं। और समानताएं कैसे हैं? जैसे कि एक जैसे पौधे, जैसे कि छोटे पौधे, बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी हाइट के अनुसार उनकी तालिका एक बना सकते हैं। और अगर उससे थोड़े बड़े होते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं, उनको उनके आकार के हिसाब से उनकी तालिका अलग अलग बना सकते हैं। और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनकी तालिका अलग अलग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3, आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट व अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कीजिए। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग, मतलब ऐसे समूह बनाना है कि एक समूह में 5 या 6 विद्यार्थियों, इस तरह से ग्रुप बना देने हैं। और सभी को कहना है कि अब पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से, चार्ट से या कहीं से भी पेड़ पौधों के और जंतुओं के चित्र कार्ड पर चिपका कर लाने हैं। तो इस तरह से अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्डों को इकट्ठा कीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। फिर ये लिखना है कि जिसने भी जो भी कार्ड बनाया है उसमें जो पौधा है या जो जंतु है उसमें क्या विशेषताएं हैं, ये लिखना है। तालिका 2.1, 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं को स्मरण कीजिए। उसी तरह से विशेषताएं लिख सकते हैं। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए कि एक समान विशेषताएं किन किन में हैं। जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कि तना किस किस का एक जैसा है, या पत्तियाँ किस किस की एक जैसी हैं, या फूल किसके एक जैसे हैं, इस तरह से समानताओं के आधार पर तालिका बना लेनी है। उसके बाद आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूह के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। फिर आपका जो समूह है, आपके द्वारा बनाए गए जो पौधे और जंतु हैं, उनके समूह के आधार को कक्षा के अन्य, मतलब आपने जो पौधों और जंतुओं के बारे में लिखा है और कक्षा के जो अन्य ग्रुप हैं उन्होंने जो लिखा है उनके बारे में आपस में चर्चा कीजिए। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। किसी ने तो ये बनाया है कि छोटे बड़े के हिसाब से समूह बनाए हैं, किसी ने ये बनाए होंगे कि सबकी इनकी पत्तियाँ एक जैसी होती हैं, इनके तने एक जैसे होते हैं, या इनके फूल एक जैसे होते हैं, या इनकी जड़ें एक जैसी होती हैं। इस तरह से अलग अलग समूह बनाए हो सकते हैं सबने। आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए विभिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए, मतलब ये अलग अलग समूह क्यों बने? क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने जो पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनमें जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग देखी हैं। किसी ने हाइट देखी है, किसी ने पत्तियां देखी है, किसी ने फूल देखे हैं। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने का आधार बनाया है, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधे के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति देखी हो, कि ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं होते, ऐसे पौधे जिन पर फूल होते हैं, ऐसे पौधे जिन पर छोटे छोटे फूल होते हैं, या ऐसे पौधे जिन पर बड़े बड़े फूल होते हैं। तो ऐसे सभी अलग अलग तरह के समूह बनाते हैं। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी समूह बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने की कुछ संभावित आधार। ऐसे पौधों की लिस्ट बनाइए, ऐसे पौधों का समूह बनाइए जिन पर फूलों की उपस्थिति होती है, या ऐसे पौधों की लिस्ट बनाइए जिन पर फूल नहीं होते हैं। ऐसे पौधों की लिस्ट बनाइए जिसका तना कठोर होता है या फिर कोमल होता है, या जो जीव जंतु हैं उनका खान पान कैसा होता है और उनका रहने का स्थान कैसा है। ये इस तरह से समूह बना सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे। वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं, समूह बनाने का क्या महत्व है। तो देखिए, समूह बनाने से समूह क्यों बनाए जाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं तो जो चीनी है, खांड है, बूरा है, मीठे सामान वो एक तरफ रखे होते हैं, टॉफ़ियाँ एक तरफ रखी होती हैं, चॉकलेट एक तरफ, साबुन वगैरह एक तरफ रखी होती हैं। तो इस तरह से समूह बनाए होते हैं उनके। तो समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। क्योंकि अगर दुकान में ऐसे समूह बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर हम ढूंढते ही रह जाएंगे, तो इतनी देर में ग्राहक वहाँ से चला जाएगा। तो समूह बनाने से एक तो समय बचता है, और मान लीजिए पौधों और जंतुओं के समूह बनाते हैं तो पौधों और जंतुओं की समानताएं और विभिन्नताओं के आधार पर उनको समझना और उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये नोट करना आपको, समूह बनाने का क्या महत्व है, तो इसको आप लिख सकते हैं। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। एक पाठ है हमारे आसपास की सामग्री, इसमें समूह बनाने के महत्व को और अधिक जानेंगे। तो यहाँ तक ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे पौधों के समूह कैसे बनाएं। देखिए, यहाँ तक जितना पाठ हमने पढ़ा है उसमें पौधों और जंतुओं में विविधताएं क्यों पाई जाती हैं, जो जीव जंतुओं का जो संसार है उसमें विविधताएं क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि अलग अलग पौधे और जंतुओं में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर ही उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि पौधों के समूह कैसे बनाएं। पहले तो हम पौधों के समूह बनाएंगे कि पौधों के समूह कैसे बनाएं ताकि उनके बारे में समझना और अध्ययन करना सरल हो जाए। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।